हेलो गाइस, वेलकम टू H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, एंड आई होप कि आप ये कोर्स मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। आज हम शुरू करेंगे जीओसी पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 10, बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले देख लिए हों। अब पार्ट 1 में हमने डिटेल डिस्कशन की थी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, और पार्ट 2 में हम आइसोमेरिज्म को सीख रहे हैं, राइट। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन शुरू की थी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे। अभी तक ये तो नहीं सीखा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, बट जो कुछ भी आप सीख रहे हैं वो आप सबको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है और उसके बारे में जो और डिस्कशन करनी है वो सब में हेल्प करने वाला है। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में जो हमने सीखा था वो ये था कि कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एकायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एनांशियोमर्स क्या होते हैं, डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं। और आज उस डिस्कशन को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, जल्दी से उसको रिवाइज करते हुए। नेक्स्ट जो आज इस लेक्चर में नया सीखेंगे वो ये है कि अगर हमें कोई भी मॉलिक्यूल गिवन हो तो वो मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं, ये हम कैसे पहचानेंगे। हाउ टू चेक फॉर द कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इसमें जो आप लर्न करने वाले हो वो ये है कि एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, कायरलिटी सेंटर क्या होता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है। और जब आप ये सीख लोगे तो हम उसके बाद सीखने वाले हैं स्टीरियो आइसोमर्स हैविंग वन एसिमेट्रिक कार्बन के बारे में। ठीक है। तो वो स्टीरियो आइसोमर्स जिनके पास वंस एसिमेट्रिक कार्बन होगा, क्या वो मॉलिक्यूल्स कायरल होंगे या नहीं होंगे, ये आज के इस लेक्चर के बाय द एंड आप सीख जाएंगे। ठीक है। तो आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज आप इस लेक्चर में सीखने वाले हो। और अगेन जैसे हमने पिछले लेक्चर में मॉडल्स की हेल्प ली थी, तो इस लेक्चर में भी हम मॉडल्स की हेल्प लेके छोटे छोटे कंसेप्ट्स को बिल्डअप करेंगे, सो दैट कि आगे अल्टीमेटली आपको उन मॉडल्स की जरूरत नहीं पड़े, आप डायग्राम्स को देख के ही हर एक कंसेप्ट को जल्दी से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में जब हम लेक्चर को फिनिश कर रहे थे, हम तब डिस्कस कर रहे थे ब्यूटेन टू ऑल को। और आप लोगों ने सीखा कि ब्यूटेन टू ऑल एक कायरल मॉलिक्यूल है। क्यों कायरल मॉलिक्यूल है? क्योंकि अगर हम इसको मिरर के सामने रखें, इसकी मिरर इमेज को देखें और दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करें, तो हम पाते हैं कि किसी भी रोटेशन पे, हमने मॉडल के साथ भी देखा कि वो किसी भी रोटेशन पे, किसी भी डायमेंशन में ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल नहीं है। ठीक है। इसलिए हम इसको कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। और कायरल मॉलिक्यूल का मतलब जनरलाइज करें तो क्या हो जाएगा? अ मॉलिक्यूल इज कायरल इफ टू मिरर इमेज फॉर्म्स आर नॉट सुपर इम्पोजेबल इन 3 डायमेंशंस, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल्स दिस इज कॉल्ड एज कायरलिटी। तो वो मॉलिक्यूल जो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल ना हो इन 3 डायमेंशंस, किसी भी एक भी डायमेंशन में किसी भी तरह से रोटेट करके हम दोनों को सिमिलर ना देख पाए, तो वैसे में हम उस मॉलिक्यूल को बोलेंगे एक कायरल मॉलिक्यूल। और साथ ही में हमने एक और इम्पॉर्टेंट टर्म सीखी थी पिछले लेक्चर में, दैट वाज इनैंशियोमर्स। तो इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? दे आर स्टीरियो आइसोमर्स हुज मॉलिक्यूल्स, they are non-superimposable mirror images of each other। ठीक है। तो ये वो स्टीरियो आइसोमर है। स्टीरियो आइसोमर कौन से होते हैं? वो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ फर्क क्या होगा? उनकी स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का। ठीक है। तो इनैंशियोमर्स वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं जिनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे, राइट। तो अगर हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, हम देखते हैं कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, और उसके बाद हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करके देखते हैं, तो हम पाते हैं कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर्स। ठीक है। और ये कहाँ पे हमें मिलते हैं? ये हमें तभी मिलेंगे जब मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कायरल होंगे। तो ये भी एक कायरल मॉलिक्यूल है, ये भी एक कायरल मॉलिक्यूल है, ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज है, और दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल है एक दूसरे के ऊपर, इसलिए हम इनको इनैंशियोमर्स बोलते हैं।
ठीक है। अब यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिया था, आपने सब कुछ मॉडल्स के साथ, डायग्राम्स के साथ अंडरस्टैंड भी किया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि अगर हमें कोई भी मॉलिक्यूल दिया हो तो हम कैसे पता लगाते हैं कि वो मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं। तो आज हम इस लेक्चर में यही सीखने की कोशिश करते हैं। सो हाउ टू टेस्ट फॉर कायरलिटी, हम मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं इसको कैसे टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहली ऑप्शन है हमारे पास कि हम जो हमें गिवन मॉलिक्यूल है उसका एक मॉडल कंस्ट्रक्ट करें और उसके मिरर इमेज का भी एक मॉडल कंस्ट्रक्ट करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने ब्यूटेन टू ऑल का मॉडल कंस्ट्रक्ट किया और उसका मिरर इमेज का भी मॉडल कंस्ट्रक्ट किया। और उसके बाद चेक करें कि क्या वो दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल हैं या नहीं। ये भी हमने चेक किया, हर एक डायमेंशन में हर तरह से मॉलिक्यूल्स को हमने रोटेट करके चेक किया कि वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल हैं या नहीं। तो अगर ये दोनों सुपर इम्पोजेबल हो तो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे एक कायरल, मगर अगर ये नॉट सुपर इम्पोजेबल है तो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे कायरल, जैसे कि ब्यूटेन टू ऑल था। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो पहली ऑप्शन हमारे पास ये है। अब इस ऑप्शन में प्रॉब्लम क्या है, इस ऑप्शन में प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम में आप क्या साथ में अपने मॉडल्स लेके जाएंगे, आप क्या वहां पे जाके मॉडल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर बताएंगे कि मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं। तो ये आप नहीं कर सकते। तो दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाती है, दूसरी ऑप्शन आ जाती है कि हम ड्रॉ करें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये भी हमने देखा था पिछले लेक्चर के अंदर, ब्यूटेन टू ऑल के हमने 2 डायग्राम्स ड्रॉ किए थे जो कि 3 डायमेंशन बताते थे उस मॉलिक्यूल की, एक वेजेड डैश था और एक दूसरा 3D डायग्राम था। ऑलराइट, अब उसके बाद अगेन हम चेक करेंगे कि ये सुपर इम्पोज करते हैं या नहीं, मगर अब हमें इसकी सुपर इम्पोजेबिलिटी अपने दिमाग में ही चेक करनी पड़ेगी, हमें इमेजिन करके देखना पड़ेगा कि ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ओके, तो अब उसके बाद अगर ये सुपर इम्पोजेबल होंगे तो अगेन ए कायरल, अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे तो मॉलिक्यूल्स कायरल। अब तीसरी ऑप्शन क्या है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है कि आप प्रॉपर से उनको अपने माइंड में इमेजिन नहीं कर पाए, आप गलती कर सकते हैं। तो हमने थर्ड ऑप्शन के बारे में सोचा और थर्ड ऑप्शन है कि हमने सिंपली उस मॉलिक्यूल का पेपर के ऊपर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ठीक है, और उसके बाद हमने चेक किया उसके अंदर नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स कितने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है, तभी हम आगे इस ऑप्शन को डिस्कस कर पाएंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं व्हाट आर स्टीरियोजेनिक सेंटर। हम यहाँ पे अब अंडरस्टैंड करते हैं कि एक असिमेट्रिक कार्बन या कायरलिटी सेंटर या स्टीरियो सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एक एसिमेट्रिक एटम क्या होता है। एसिमेट्रिक एटम कोई भी ऐसा एटम जिसके आसपास कोई भी सिमेट्री ना हो। ठीक है, ये एक ऐसा एटम होगा जो कि एक सिंगल sp3 टेट्राहेड्रल एटम हो विच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, एक ऐसा एटम, अकेला एटम जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो उसके आसपास, न्यूक्लियस के आसपास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड होंगे। अब उनकी ओरिएंटेशन कैसे होगी, सो दैट की मिनिमम रिपल्शन हो, उनकी एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है, ये आप सब केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो एक सिंगल एटम जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से उसके आसपास के ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हैं। वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स 4 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं 4 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम्स के साथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने ब्यूटेन टू ऑल में देखा था। ब्यूटेन टू ऑल का अगर आपको मॉडल याद है तो उसमें सेंटर में ब्लैक वाला कार्बन और उसके पास आसपास 4 डिफरेंट कलर की बॉल्स जो कि रिप्रेजेंट करती हैं 4 डिफरेंट ग्रुप्स। कौन कौन से, एक हाइड्रोजन, एक OH, एक मिथाइल और एक इथाइल।
तो सारे के सारे इस वाले कार्बन के आसपास के जो ग्रुप्स हैं वो सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो कार्बन अपनी 4 वैलेंसी शो कर रहा है। 4 वैलेंसी शो करने के लिए कार्बन का एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और इसका जो स्ट्रक्चर होगा इन ग्रुप ऑफ एटम्स का कार्बन के अराउंड वो एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा। तो ऐसे वाले कार्बन को हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन। अगर कोई भी ऐसा एटम हो जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, 4 डिफरेंट ग्रुप्स को लगा हुआ हो, तो हम किसी भी ऐसे एटम को एक एसिमेट्रिक एटम बोलेंगे। ठीक है। अब ये जो ऐसा एटम होता है ये एक कायरलिटी सेंटर होता है। कायरलिटी सेंटर क्यों होगा, क्योंकि हम इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे, उसकी मिरर इमेज पे इसको सुपर इम्पोज करेंगे और हम देखेंगे कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इसलिए ये कायरलिटी सेंटर बन जाएगा। ठीक है। हम इसको स्टीरियोजेनिक एटम भी कहते हैं, हम इसको स्टीरियो सेंटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगी। फाइन। ऑलराइट। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंटली जो आपको अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि हम ऐसे एसिमेट्रिक कार्बन को सबसे पहले एस्ट्रिक्स के साथ इंडिकेट कर देते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे कि इस वाले में हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कि ये वाला जो कार्बन है ये एक एसिमेट्रिक कार्बन है। और जो इम्पोर्टेंटली मैंने आपको यहाँ पे बताना है वो ये है कि आप यहाँ पे सबसे पहले कंफ्यूज इस चीज से नहीं होने चाहिए हो कि ये वाला जो कार्बन है इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड इधर भी एक कार्बन है और इस साइड भी एक कार्बन है। राइट। तो आप सोच सकते हो कि ये वाला कार्बन कायरल कार्बन कैसे हुआ, इसके आसपास तो इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है। तो आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि हमें डिफरेंस देखना है ग्रुप्स का बॉन्डेड टू द एसिमेट्रिक कार्बन। वो डायरेक्टली बिल्कुल नेक्स्ट वाला कार्बन हो ऐसा होना जरूरी नहीं है। कंप्लीट टोटल आप ग्रुप देखो, इधर एक मिथाइल ग्रुप है, इधर एक इथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन OH। तो सारे के सारे डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हमने नहीं चेक करना, इन टोटल आप कंप्लीट ग्रुप को चेक करोगे। ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख सकते हो, 4 ऑक्टेनॉल। इसमें जो अब एस्ट्रिक्स के साथ कार्बन है ये एक कायरल कार्बन है। क्यों कायरल है, एक हाइड्रोजन लगा है, एक OH लगा है, एक प्रोपाइल ग्रुप लगा है, एक ब्यूटाइल ग्रुप लगा है। डायरेक्टली कार्बन कार्बन लगे हैं मगर नहीं, हमें पूरे का पूरा ग्रुप चेक करना है। ये वाला प्रोपाइल, ये वाला ब्यूटाइल, हाइड्रोजन, OH, इसलिए चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप्स अराउंड द कार्बन। तो ये वाला कार्बन एक कायरल कार्बन। ये वाले कार्बन को हम कायरल कार्बन क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसके आसपास एक बहुत बड़ा सारा ये ग्रुप, जिसे अभी मैं नेम नहीं कर रही हूँ, बट बहुत सारा बड़ा ग्रुप और साथ में 3 हाइड्रोजन के एटम, तो 3 सिमिलर ग्रुप्स तो हो ही गए, इसलिए ये वाला कायरल कार्बन नहीं हो सकता। सिमिलरली इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लगे हैं, इसके साथ भी 2 2 2 और 3। तो सबके साथ हाइड्रोजन्स जो है वो कॉमन है, डिफरेंट नहीं है सारे के सारे ग्रुप्स। तो बाकी के सारे कार्बन कायरल कार्बन नहीं हो सकते। एक और एग्जांपल, यहाँ पे 2 ब्रोमोब्यूटेन है, इधर एक CH3, इधर एक इथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन, ये वाला कार्बन कायरल कार्बन। नेक्स्ट अब एक और एग्जांपल देख सकते हो, 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। इसके अंदर ये वाला कार्बन एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल ग्रुप, एक इथाइल ग्रुप, एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो सॉरी आइसोब्यूटाइल ग्रुप। तो ये चारों के चारों जो ग्रुप्स हैं इसके आसपास अगेन सब डिफरेंट ग्रुप्स, इसका मतलब ये वाला कार्बन कायरल कार्बन। बाकी सब में आपको कोई ना कोई सिमिलर ग्रुप्स जरूर दिखेंगे, जैसे कि इस वाले पे भी आप देखो तो यहाँ पे इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा है, एक इधर ये ग्रुप लगा है और 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। 2 मिथाइल ग्रुप सेम होने की वजह से ये कार्बन भी एक कायरल कार्बन नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो अब आपने ये सीखा कि स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है। तो हम वापस अपनी ऑप्शन नंबर 3 पे जाते हैं, जहां पे हम कायरलिटी को टेस्ट कर रहे थे। तो हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया मॉलिक्यूल का पेपर के ऊपर और हमने चेक किया कि उसके अंदर स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं। वो स्टीरियोजेनिक सेंटर एक हो सकता है, ठीक है, या वो ज्यादा भी हो सकते हैं या कोई भी नहीं हो सकता, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। राइट। अब हम सबसे पहले इस लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि अगर मॉलिक्यूल ऐसा हो
उसके पास एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर हो तो वो मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल होगा, क्या वो कायरल होगा, चाहे वो ए कायरल होगा। और उसके बाद हम आगे अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि अगर एक से ज्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर हो या कोई भी स्टीरियोजेनिक सेंटर ना हो तो क्या वो मॉलिक्यूल कायरल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो आज का जो फोकस रहेगा वो रहेगा एक स्टीरियोजेनिक सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स पे। तो स्टीरियोआइसोमर्स विद वन एसिमेट्रिक कार्बन देखते हैं कि कैसे होते हैं। तो सबसे पहली चीज, प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल chirality center guarantees that the molecule is chiral and the enantiomeric forms they are possible। अगर एक हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें सिंगल chirality सेंटर हो, सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन हो, ऐसा कार्बन हो जिसके आसपास चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ऐसा मॉलिक्यूल 100% हम कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल कायरल ही होगा। और अगर वो कायरल होगा, हम उसकी मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी और वो कंपाउंड और उसका मिरर इमेज कंपाउंड दोनों इनैंशियोमेरिक फॉर्म्स होंगे। ठीक है, अब ये मुझे लगता है आप सबको अच्छे से याद हो गया और आने वाले 2 सालों के लिए आप इसको कभी नहीं भूलने वाले हैं कि कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है और उसका इनैंशियोमर्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने ब्यूटेन 2 ऑल देखा था, तो ब्यूटेन 2 ऑल के कार्बन के अराउंड 4 डिफरेंट ग्रुप से एक ही मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक कार्बन है, तो ऐसा मॉलिक्यूल 100% कायरल ही होगा, जैसे कि हम देख भी चुके हैं इस मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि मॉलिक्यूल्स में अगर एक से ज्यादा कायरलिटी सेंटर होंगे तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि वो कायरल हो। जैसे कि हमारे पास ये वाला कंपाउंड है जिसमें यहाँ पे 2 कायरलिटी सेंटर है। यहाँ पे एक कार्बन जिसके आसपास 4 डिफरेंट ग्रुप है, एक H, एक COOH, एक OH और एक ये वाला कार्बन। सिमिलरली इस वाले कार्बन पे H, OH, COH और ये वाला ग्रुप सारा। तो चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप्स इन दोनों कार्बन में हैं। ये मॉलिक्यूल अब कायरल है या नहीं, अभी तक की लर्निंग से हम नहीं बता सकते, हमें इसके लिए कुछ इसका मतलब है और सीखना पड़ेगा, जो कि हम अगले लेक्चर्स में सीखेंगे। ठीक है, ये मॉलिक्यूल प्लीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है, ये है टार्टेरिक एसिड और इसमें 2 कायरलिटी सेंटर होने के बावजूद ये मॉलिक्यूल जो है वो ए कायरल है। ऑलराइट, क्यों ए कायरल है? वेल ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मॉलिक्यूल्स विदाउट एनी कायरलिटी सेंटर दे कैन आल्सो बी कायरल। जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कायरलिटी सेंटर प्रेजेंट होना ही चाहिए। ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जहां पे एक भी कायरलिटी सेंटर ना होते हुए भी वो मॉलिक्यूल कायरल है। मगर यहाँ पे हम 100% इस चीज के लिए जरूर श्योर हो सकते हैं कि अगर एक कायरलिटी सेंटर है तो उस मॉलिक्यूल को कायरल होना ही है। The only carbons that can be asymmetric carbons they are sp3 hybridized carbons। तो जो कार्बन asymmetric होगा वो sp3 hybridized जरूर होगा, वो 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जरूर फॉर्म कर रहा होगा और किसके साथ? चारों डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, तभी वो asymmetric होगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स को हम एसिमेट्रिक कार्बन्स नहीं कह सकते क्योंकि उनके आसपास 4 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है। सिमिलरली sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स को भी हम एसिमेट्रिक कार्बन नहीं कह सकते क्योंकि उनके आसपास भी सिर्फ 2 ग्रुप्स होते हैं। 4 ग्रुप्स होने एक एसेंशियल कंडीशन है एसिमेट्रिक कार्बन के लिए। So the chirality is a property of the entire molecule। सिर्फ एक chirality सेंटर के होने से हम ये नहीं कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल कायरल होगा। मॉलिक्यूल की कायरलिटी उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है और वो जिस जिस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी वो हम आगे अभी डिस्कस करते जाएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखोगे कि कायरलिटी सबसे ज्यादा ऐसे मॉलिक्यूल्स में दिखाई देती है जहां पे हमारे पास एक कार्बन होगा दैट इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ऐसे एग्जांपल्स बहुत कम है जहां पे कि हमारे पास जो कार्बन है वो कायरल कार्बन नहीं है, एसिमेट्रिक कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है और फिर भी वो मॉलिक्यूल्स जो है वो कायरल है। ज्यादातर एग्जांपल्स में आपको ऐसे ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जहां पे कार्बन के आसपास 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों।
जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है ब्रोमो क्लोरोफ्लोरोमीथेन। इसमें आप इवन स्ट्रक्चर को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आसानी से कि हमारे पास ये कार्बन है, इस कार्बन के आसपास 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, चारों सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं कार्बन के साथ, इसलिए ये मॉलिक्यूल के अंदर ये वाला कार्बन एक एसिमेट्रिक कार्बन है। और अगर मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक ही एसिमेट्रिक कार्बन होगा तो इस मॉलिक्यूल को कायरल होना ही है, 100% गारंटी है। तो अगर हम इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे कार्बन होगा, कार्बन के आसपास 4 डिफरेंट ग्रुप्स, तो ये वाला मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल, इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे, ऐसी आएगी। इसको सुपर इम्पोज इस पे करने दी देखेंगे तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, इसलिए हम कह सकेंगे कि ये दोनों कंपाउंड्स क्या हैं, एक दूसरे के इनैंशियोमर्स। और ये आप इसकी 3 डायमेंशनल डायग्राम भी देख सकते हो कि ये वाला ब्लैक वाला हमारे पास कैसा कार्बन, जिसके आसपास 4 डिफरेंट कलर के ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। So since two mirror images of bromochlorofluoromethane are not superimposable, bromochlorofluoromethane, this is going to be a chiral molecule. अब आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी दोनों ही क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरोमिथेन। दोनों ही अलग अलग कंपाउंड्स तब होंगे अगर इन दोनों की नॉन सुपर इम्पोजेबिलिटी होगी, राइट। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। अगर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के लिए इनैंशियोमर्स। ठीक है, तो हमें सुपर इम्पोजेबिलिटी चेक करनी है। सुपर इम्पोजेबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जब जैसे हमने अल्फाबेट्स के लिए किया था। क्या ये ए और ए के जैसे आइडेंटिकल दिख रहे हैं, ए और बी हमें? ठीक है, ये ए है ये बी है, क्या ये ए और ए के जैसे हमें देखते ही लग रहा है कि आइडेंटिकल है? ये हमें बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं लग रहे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जैसे लग रहे हैं। अब अगर लेफ्ट और राइट हैंड के जैसे लग रहे हैं तो क्या ये केस पी के जैसा लग रहा है आपको, या ये आपको सी के जैसे लग रहे हैं? इन दोनों में फर्क क्या था, इनमें फर्क ये था कि जब हमने सी को 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट किया तो हमें सी इस तरीके से दिखाई दिया, और दोनों अब ये आइडेंटिकल हो गए एक दूसरे को, और हमने कहा कि ये एक आयरल है, ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाएंगे। जबकि पी के केस में क्या था कि अगर हमने 180 पे रोटेट भी किया था तो हमें ये दोनों डिफरेंट लगे, और क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है इसका मतलब है कि ये दोनों कैसे हैं, कायरल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल नहीं है इवन 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट करने के बाद, क्योंकि हमें चेक करना है सुपर इम्पोजेबिलिटी इन 3 डायमेंशंस। और अगर हम उसको 180 डिग्री पे रोटेट करके भी चेक करें कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो ट्रस्ट कि वो तीनों डायमेंशंस में ही नॉन सुपर इम्पोजेबल आएगा। ठीक है, तो बार बार हमें हर एक डायरेक्शन में चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमने यही प्रिंसिपल इन मॉलिक्यूल्स पे लगाया। हमने क्या किया, हमने अपना बी लिया और उसको 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दिया। आप ए को भी कर सकते हैं, बी को सेम पोजीशन पे रखते हुए हमने यहाँ पे बी को रोटेट कर दिया, राइट। तो बी को जब 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट किया तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिला, राइट। अब आप देख सकते हो कि एच कहाँ पे आ गया, एच इस पोजिशन से 180 घूमते हुए इस जगह पे आ गया, राइट। बाकी के सिमिलरली एटम्स अब 180 डिग्री के एंगल पे मूव करते हुए इन पोजीशंस पे आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस B को A के साथ कंपेयर करेंगे। अब आप देख सकते हो कि H और H सेम साइड पे हैं। फ्लोरीन और फ्लोरीन की डायरेक्शन भी आप देख सकते हो सिमिलर है, मगर ब्रोमीन और क्लोरीन की A और B में डिफरेंट है, राइट। क्योंकि ये डिफरेंट है इसलिए दे आर गोइंग टू बी नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर, और क्योंकि ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर्स। तो इसको हम मॉडल के साथ भी चेक कर सकते हैं कि वाकई में क्या 180 डिग्री के ऊपर एंगल पे मूव करते हुए ये नॉन सुपर इम्पोजेबल ही रहेंगे या नहीं, राइट। तो ये हमारे पास है कायरल मॉलिक्यूल, जहां पे हमारे पास कार्बन के अराउंड 4 डिफरेंट ग्रुप्स, हमने उसको मिरर ऑब्जेक्ट को दोनों को सुपर इम्पोज करके देखा
और 180 डिग्री पे रोटेट करके भी सुपर इम्पोज करके देखा और स्टिल क्या आए वो नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो चलिए अब देखते हैं इसके मॉडल्स के साथ। So these are the two compounds, compound A and compound B, and both of them you can see they are chiral molecules. They are having the same molecular formula. They are having the same structural formula, same connectivity of atoms, and they are a mirror image of each other. And because they are mirror image of each other, what we have to check for their being enantiomers is that they should be non-superimposable on each other, right? So for that, first of all, what you can see is that both of them, they are non-identical to each other at the first look. So this is not the case of the A alphabet. And then what we want to do is rotate one of them at an angle of 180 degree. All right. So this one, if you see, this is just opposite to it. If I move it to the opposite direction, that is also going to be one way of changing the angle to 180 degree. You can do that in any one plane. All right. So, but has to be just one plane. So now this is what I have done. I have rotated the angle by 180 degree, and what you can see is that still these two, they are non-identical to each other. Still they are going to be non-superimposable. The white and the green, they are exactly in the same position, but the blue and the orange, they are in different position, right? So they are going to be non-superimposable. I hope this is clear. तो अब आई होप आप लोगों ने ये मॉडल्स को देख लिया, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये इस ब्रोमो क्लोरोफ्लोरोमीथेन का एक वेज एंड डैश प्रोजेक्शन है। ठीक है, कार्बन एक अगर प्लेन में प्रेजेंट हो तो ब्रोमीन और क्लोरीन उसके साथ कैसे अलाइन होंगे, हॉरिजॉन्टली, मगर ये प्लेन से बाहर आ रहे हैं, और हाइड्रोजन और फ्लोरीन वर्टिकली अलाइन होंगे और ये प्लेन से पीछे जाएंगे। आई होप अब आप इसको डायग्रामेटिकली देख के उस मॉलिक्यूल को इमेजिन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल स्पेस में कैसे अरेंज होगा। और अगर ये कायरल मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एक कार्बन है, जिसकी एसिमेट्रिक है, जिसके आसपास 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, तो उसके लिए एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर भी पॉसिबल है, जो कि उसका एनांशियोमेरिक फॉर्म होगा। इस रिप्रेजेंटेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, जो कि हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे ड्रॉ करते हैं। अभी के लिए इस मुंह के साथ कोरिलेट करोगे तो बहुत आसान लगेगा कि यहाँ पे कार्बन है, ब्रोमीन और क्लोरीन हॉरिजॉन्टली अलाइन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन वर्टिकली अलाइन। ठीक है, और ये भी एक दूसरे की इस तरीके से मिरर इमेज प्रोजेक्शंस हमने ड्रॉ कर दिया। तो इससे कंक्लूड क्या किया हमने? कंक्लूड ये किया कि द डिफरेंट एटम्स ऑफ ब्रोमो क्लोरोफ्लोरोमीथेन, दे आर कनेक्टेड इन द सेम ऑर्डर, but they differ in the spatial arrangement of their atoms, therefore they are called as stereoisomers. Stereoisomers that are related as an object and its non-superposable mirror image, they are called as enantiomers. ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग सपने में भी इसको गलत कर सकते हैं। आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। Just as an object has one and only one mirror image, a chiral molecule can also have one and only one enantiomer. ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंपाउंड, ये उसका मिरर इमेज कंपाउंड, इसलिए एक मॉलिक्यूल के लिए सिर्फ एक ही enantiomer होगा। ऑलराइट, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, और ये आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब यहाँ पे लिखा क्या है कि इट विल जनरली बी ट्रू फॉर द स्पीशीज ऑफ द टाइप सी विद अ ब्रैकेट में क्या लिखा है, WXYZ, that an exchange of two of them converts a structure into its enantiomer, but an exchange of three returns the original structure albeit in a different orientation. अब इसका मीनिंग क्या है, इसको धीरे धीरे करके दोबारा से पढ़ते हुए समझते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक ऐसी स्पीशीज हो, ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसके अंदर हमारे पास एक कार्बन एटम है जिसके आसपास एक WXYZ लगा है, इसका मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन के आसपास 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो, तो ऐसा एक एसिमेट्रिक कार्बन हो, और ऐसे एसिमेट्रिक कार्बन वाले मॉलिक्यूल में अगर हम
इसके सराउंडिंग दो ग्रुप्स का एक्सचेंज कर दे, ठीक है, दो ग्रुप्स का एक्सचेंज कर दे। फॉर एग्जांपल हमने ब्रोमीन को क्लोरीन के साथ एक्सचेंज कर दिया, तो क्या होगा, ब्रोमीन और क्लोरीन को एक्सचेंज करने से ये अपने इनैंशियोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फ्लोरीन फ्लोरीन, इनकी पोजीशन सेम है। डिफरेंस कहाँ पे है, ब्रोमीन और क्लोरीन की पोजीशन में। अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूंगी तो ये वाला अगर कंपाउंड ए है तो ये कंपाउंड बी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इसका इनैंशियोमर है, ठीक है। मैं आपको अभी ये सब कुछ मॉडल्स के साथ भी दिखाने लगी हूँ, मगर इसमें क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि आप किसी भी दो ग्रुप्स की पोजीशन चेंज कर दोगे तो भी ये कंपाउंड अपने इनैंशियोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, किन्हीं भी दो ग्रुप्स की पोजीशन को चेंज करोगे, और अगर तुम एक्सचेंज करोगे तीन का तो ये वापस अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे ही रहेगा, मगर उसकी ओरिएंटेशन में फर्क पड़ जाएगा, राइट। और इसको अब हम मॉडल्स के साथ देखते हैं, सो दैट कि आपको ये हमेशा के लिए याद रहे, देखोगे तो कभी भी भूलोगे नहीं। तो जो हमारी लाइन है वो ये कह रही है कि हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसमें कार्बन एटम के अराउंड WXYZ ग्रुप्स होने चाहिए। तो ये W, ये X, ये Y, ये Z, 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो ऐसा जो कंपाउंड होगा वो एक कायरल कंपाउंड होगा, ठीक है। एक कार्बन है, सिर्फ एक ही कार्बन, जिसके अराउंड 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो ऐसा कंपाउंड कायरल। और अगर हमारे पास उसका मिरर कंपाउंड लेंगे तो ये उसका मिरर कंपाउंड हो जाएगा। ये कंपाउंड ए, ये कंपाउंड बी, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं और दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। ऑलराइट, अब हम ये कह रहे हैं उस लाइन में कि अगर मेरे को कंपाउंड ए को उसके इनैंशियोमर में कन्वर्ट करना है, कंपाउंड ए को कंपाउंड बी में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसमें से इसके अराउंड जो दो ग्रुप्स हैं, कोई भी चार में से कोई भी दो ग्रुप्स को, उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं तो कंपाउंड ए से कंपाउंड बी बना सकती हूँ। कंपाउंड बी के कोई भी दो ग्रुप्स की पोजीशन चेंज कर दूंगी तो कंपाउंड ए बन जाएगा। चेक करते हैं कि कैसे बनेगा, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने ग्रीन और ऑरेंज बॉल्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। ऑलराइट, ये मेरा कंपाउंड बी था और अब मैं कह रही हूँ कि ये कंपाउंड ए बन जाना चाहिए। क्या आपको ये ए दिख रहा है? ये आपको ए नहीं दिख रहा है, मगर ये एक डिफरेंट ओरिएंटेशन में ए है। अगर मैंने इसको घुमा दिया, अब आप देख सकते हो कि ये दोनों क्या है, सेम कंपाउंड ए है। ग्रीन ग्रीन, ब्लैक ब्लैक, ब्लू ब्लू, ऑरेंज ऑरेंज, व्हाइट व्हाइट, सब आइडेंटिकल पोजीशन में है। इनको सुपर इम्पोज करोगे तो ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं, बिल्कुल ए अल्फाबेट के जैसे, ठीक है। तो मैंने कंपाउंड बी को कंपाउंड ए में कन्वर्ट कैसे किया, दो ग्रुप्स को पोजीशन को इंटरचेंज करके, राइट। अब अगर मुझे इसको वापस कंपाउंड बी में बनाना है तो मैं फिर भी कोई भी दो ग्रुप्स को इंटरचेंज कर सकती हूँ। अब इस बारी हम ग्रीन और ऑरेंज की जगह पे क्या करते हैं, ब्लू और व्हाइट की पोजीशंस को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो क्या ये मेरा कंपाउंड बी वापस बन जाएगा या नहीं, ये हम देखते हैं। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे चेंज कर दिया। फाइन, तो आई होप आप लोग देख सकते हो कि ये मैंने इसको इस तरीके से ब्लू और व्हाइट की पोजीशंस को चेंज किया। अब मैं कह रही हूँ कि मैंने चेंज किया तो पहले ये कंपाउंड ए था, अब ये कंपाउंड बी बन गया, मगर एक डिफरेंट ओरिएंटेशन पे। अब अगर आप देखोगे, इसको मैं ऐसे घुमा दूं तो आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये कंपाउंड बी है, क्योंकि ये कंपाउंड ए की मिरर इमेज ही तो है। यही तो हमारा कंपाउंड बी था, राइट। अब नेक्स्ट वो लाइन क्या कहती है, वो ये लाइन कहती है कि आप अगर इनमें से किन्हीं तीन कार्बन्स की पोजीशन को चेंज कर दो, किन्हीं, सॉरी कार्बन की नहीं, कार्बन के अराउंड के ग्रुप्स की, तीन की ग्रुप्स की पोजीशन को चेंज करोगे तो आपका कंपाउंड बी ही रहेगा, सिर्फ एक डिफरेंट ओरिएंटेशन पे होगा। तो लेट अस डू दैट आल्सो। मैंने क्या किया, मैंने ग्रीन बॉल को हटाया है, उसकी जगह पे मैं व्हाइट बॉल को लगा रही हूँ, ठीक है। मैंने व्हाइट लगा दिया। अब व्हाइट की जगह पे मैं ब्लू लगाने लगी हूँ। मैंने ब्लू लगा दिया
और ब्लू की जगह पे मैं ग्रीन को पुट करने लगी हूँ, सिर्फ मैंने ऑरेंज की पोजीशन को चेंज नहीं किया। ठीक है, और अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये जो कंपाउंड है ये अभी भी कंपाउंड बी है, सिर्फ इसकी ओरिएंटेशन में फर्क पड़ा है। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूंगी तो आप अगेन देख सकते हो कि ये ए का मिरर इमेज ही है, और ए का मिरर इमेज वाला कंपाउंड क्या था, कंपाउंड बी था, सिर्फ एक डिफरेंट ओरिएंटेशन पे था। ठीक है, तो आई होप अब आप लोगों को ये हमेशा याद रहेगा कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, उसके आसपास के जो दो ग्रुप्स हैं, कार्बन के आसपास के दो ग्रुप्स हैं, अगर हम उनकी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो हम इसको इसके एनैंशियोमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर अगर तीन का एक्सचेंज कर दिया तो ये यही कंपाउंड रहेगा, मगर सिर्फ उसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी। ठीक है, पहले पढ़ा था, अब देख भी लिया, इसलिए ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए। ऑलराइट, सो आई होप अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि अगर हम एक कायरल कार्बन के अराउंड जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनमें से किन्हीं दो ग्रुप्स की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो हम उसका इनैंशियोमर फॉर्म कर सकते हैं। राइट, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि द कार्बन एटम at which the interchange of groups produces a stereoisomer, this will be called as a stereogenic center। ये एक ऐसा कार्बन का एटम है जहां पे हम ग्रुप्स को इंटरचेंज करके उसके स्टीरियोआइसोमर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको एक स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलते हैं। जैसे कि ब्यूटेन 2 ऑल का जो कायरलिटी सेंटर है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्टीरियोजेनिक सेंटर। राइट, तो अगर हम इस कार्बन के अराउंड किन्हीं दो ग्रुप्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका इनैंशियोमर। ये अब आपको क्लियर है। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऑल स्टीरियोजेनिक सेंटर्स दे आर नॉट गोइंग टू बी कायरलिटी सेंटर। एक कायरलिटी सेंटर एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, बट हर स्टीरियोजेनिक सेंटर एक कायरलिटी सेंटर नहीं है। क्यों, अब आप ये एग्जांपल देखो, the carbons of cis 1,2 dichloroethene and trans 1,2 dichloroethene, they are also stereogenic centers because an exchange of groups at either carbon atom produces the other stereoisomer। ये मैंने आपको पिछले जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा रहे थे तब भी बताया था कि इसको हम एक स्टीरियो सेंटर मानते हैं। राइट, अब एक ये स्टीरियो सेंटर क्यों है, ये स्टीरियो सेंटर इसलिए है क्योंकि इनमें से भी किसी कार्बन के अराउंड अगर हम उसमें जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनका एक्सचेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाले कार्बन पे अगर हम इन दोनों ग्रुप्स का पोजीशन को चेंज करते हैं, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये ट्रांसफॉर्म क्या कन्वर्ट हो जाएगा, सिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी तो एक स्टीरियो आइसोमर अपने डिफरेंट दूसरे स्टीरियो आइसोमर में कन्वर्ट हुआ बाय द इंटरचेंज ऑफ द ग्रुप्स, तो हम इसको भी इसलिए स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आप कार्बन देखते हो जहां पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, वो भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, और एक कायरलिटी सेंटर में भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। The carbon atoms of cis 1,2 dichloroethene and trans 1,2 dichloroethene, they are not chirality centers as they do not have four different groups attached। ठीक है, तो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर का कायरलिटी सेंटर होना जरूरी नहीं है, मगर अगर एक कायरलिटी सेंटर है तो वो हमेशा एक स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। So now in this lecture you have learned that if we have one asymmetric carbon, a carbon around which we have four different groups, there is no symmetry around that carbon is going to be a chiral carbon, and the molecule is also going to be a chiral molecule. But now if we have two or more than two groups attached to the tetrahedral carbon which are identical, please do remember that there will be no chirality center and the molecule will not be chiral because the molecule is going to be superimposable on its mirror image.
All right. For example, if you look at the diagram for 2-propanol, so this is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3. What you can see is that carbon number 1 and carbon number 3, they are two methyl groups. When they are two methyl groups, we have them as two identical groups around the carbon. Okay, so if you have a mirror image for this is going to be the mirror image, and these two, when you're going to rotate this at an angle of 180 degree, what you will be getting is the OH, this will come this side, the hydrogen that will go to the other side, right? If you rotate this molecule at an angle of 180 degree, and the CH3 will go to the other side, and the CH3 will come this side. And what you will be getting is two identical molecules which are going to be superimposable on each other. I hope I do not have to show you the models now. You understand it by the diagram as well, because that is what is essentially required now, that you can see through the diagrams. All right, so I'm going to rotate the molecule at an angle of 180 degree. This OH will be going to the other side, the hydrogen will be coming to this side, the methyl group to this side, and this one to this side. But this is what you will be getting exactly like this. So they are going to be superimposable. Hence, if we have in a molecule a carbon surrounded by two or more than two similar kind of groups, that carbon will not be a chiral carbon. That will not be a center for chirality. All right, I hope you will remember this very importantly. It is an essential condition that the carbon should be surrounded by four different groups. अब इस लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले अभी हमने एक स्टीरियोजेनिक सेंटर और कायरलिटी सेंटर का रिलेशनशिप देखा था. सो मैं आपको चाहती हूं कि वो उसको आप अपनी नोट डाउन बुक में नोट डाउन कर लीजिए, सो दैट कि आप उसको भूलें नहीं. राइट तो एक कायरलिटी सेंटर हमेशा एक स्टीरियो सेंटर होता है, मगर एक स्टीरियोजेनिक सेंटर को जरूरी नहीं है कि वो कायरलिटी सेंटर हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2-ब्यूटेनॉल का कायरलिटी सेंटर लेंगे तो वो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है. क्यों स्टीरियोजेनिक सेंटर है? क्योंकि ये वाला कार्बन के अराउंड अगर हम किन्हीं दो ग्रुप्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे तो इसका स्टीरियो आइसोमर हमें मिल जाएगा. ठीक है, मगर अगर हम कार्बन एटम ऑफ सिस एंड ट्रांस 1,2-डाइक्लोरोइथीन देखें तो वो भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, क्योंकि इस कार्बन के अराउंड अगर हम तो एटम्स की पोजीशन को चेंज कर देंगे तो हमें इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर मिल जाएगा. अगर सिस के कार्बन के अराउंड के ये ग्रुप्स की पोजीशन चेंज कर देंगे तो इसका ट्रांस मिल जाएगा. राइट मगर ये कैसे स्टीरियोजेनिक सेंटर है? ये ट्राइगोनल स्टीरियोजेनिक सेंटर है. इस कार्बन के आसपास तीन ग्रुप्स हैं. राइट और कायरलिटी सेंटर के आसपास कितने होने चाहिए हैं? ग्रुप्स. So an interchange of group at either of the alkene carbon of 1,2-dichloroethene isomer produces a stereoisomer, but not the non-superimposable mirror image. A chirality center is one that must have the possibility of a non-superimposable mirror image, and the chirality centers, they are tetrahedral stereogenic center. सिस एल्कीन के अंदर कैसा है? ट्राइगोनल. और कायरलिटी सेंटर कैसा है? टेट्राहेड्रल स्टीरियोजेनिक सेंटर. कायरलिटी सेंटर से हमें एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मिल सकती है, जबकि सिस ट्रांस एल्कीन के अंदर स्टीरियोआइसोमर तो मिलता है मगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज वाला नहीं मिलता. So cis or trans alkene isomers, they contain a trigonal stereogenic center. ये कैसे आइसोमर होने वाले हैं? ये डायास्टीरियोमर्स होने वाले हैं. और कायरलिटी वाले कैसे होते हैं? वो इनैंशियोमर्स होते हैं. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये हमेशा याद रहेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको भूलिएगा नहीं. सो फाइनली हम वापस चलते हैं कि हमने कहाँ से शुरू किया था. हम कायरलिटी का टेस्ट कर रहे थे. कायरलिटी के टेस्ट में हमने ऑप्शन 1 में देखा था कि मॉडल कंस्ट्रक्ट करो मॉलिक्यूल के लिए और उसका मिरर इमेज, और फिर चेक करो कि वो सुपर इम्पोजेबल है या नहीं, या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो और उसकी इमेजिन करो सुपर इम्पोजेबिलिटी कि वो सुपर इम्पोज होते हैं या नहीं, या हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर को देखेंगे. आज के इस लेक्चर में आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि अगर एक सिंगल स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा तो मॉलिक्यूल कायरल होगा.
और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, हम ये सीखेंगे कि अगर एक से ज्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा तो हम क्या करेंगे। वेल वहां पे जो हमें करना पड़ेगा, हमें कायरलिटी को डिटरमिन करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है और उसके बेसिस पे हम कैसे एक मॉलिक्यूल की कायरलिटी को डिटरमिन करते हैं, ये हम सीखेंगे। बिफोर हम इस लेक्चर को कंक्लूड करें, आपके लिए एक होमवर्क है। आपको ये जो गिवन मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है कि क्या कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कोई कायरलिटी सेंटर है या नहीं, और अगर वो कायरलिटी सेंटर है इस मॉलिक्यूल में तो आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ कायरलिटी सेंटर्स हैं, कितने कायरल एटम हर इस मॉलिक्यूल में है। तो 6 मॉलिक्यूल्स ये हैं और 7 to 10 अब आप देख सकते हो। तो टोटल 10 मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर आपको हर एक कार्बन को चेक करना होगा कि क्या वो कायरलिटी सेंटर है या नहीं, और उसके बाद आपको टोटल करने हैं कितने कायरलिटी सेंटर है, एंड देन आपको उन आंसर्स को कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट करना है। ठीक है, तो नंबर 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक लिख के उसके अंदर आप 0 से लेकर कितने कायरलिटी सेंटर मॉलिक्यूल के अंदर हैं ये आप लिख के पोस्ट करेंगे। ठीक है, और फिर हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों ने ये लेक्चर एंजॉय किया, सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया तो जो क्वेश्चंस हैं वो उनके आप आंसर जल्दी से सॉल्व करके मुझे भेज दीजिए, सो दैट मुझे भी मालूम लगे कि आपने इस लेक्चर में से क्या सीखा। राइट, तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। प्लीज अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में डाल के जरूर पोस्ट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो, नहीं कुछ भी अंडरस्टैंड हुआ, कोई डिफिकल्टी हो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, या और भी कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो हमारा ईमेल आईडी नीचे गिवन है h2chemistry@gmail.com। आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का नाम H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। तो आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कीजिए, आप हमें मेल कीजिए, अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कीजिए, मगर उनको जरूर क्लैरिफाई करते जाइए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। तो सी यू अगेन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम इसी टॉपिक को, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने ये भी नहीं सीखा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो चलिए अगली बारी मिलते हैं, बाय बाय।